जय हिंद साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा, आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर प्रतिदिन की तरह लेकर के आया हूं करंट अफेयर की सीरीज। आज है 13 फरवरी और शुरू करेंगे करंट अफेयर की सीरीज। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने कोचिंग जंक्शन पर यूपीएसआई की केजीएफ बैच ऑलरेडी चल रही है। अगर जिन लोगों ने यूपीएसआई केजीएफ बैच में एडमिशन अभी भी नहीं लिया है वो तुरंत एडमिशन ले लें, क्योंकि 999 की फीस का जो ऑफर था वो एक्सटेंड करके जो है केवल आज तक के लिए बढ़ाया गया है। कल से ये पुनः जो है 1599 रुपए में हो जाएगा। दूसरी सूचना ये है कि यूपी टीईटी और सुपर टीईटी की रेगुलर बैच जो है 20 फरवरी से शुरू होने वाली है। तो जो भी आप या आपके मित्रों में, सगे संबंधियों में कोई भी ऐसा हो जो मास्टर बनना चाहता हो, उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी की तैयारी करना चाहता हो, तो वो तुरंत जो है 20 फरवरी के डेट से पहले ही एडमिशन ले लें। और इस समय इस पर ऑफर चल रहा है 1299 रुपए का। 1299 रुपए में यूपी टीईटी की पूरी कंप्लीट कोर्स जो है हमारे एक्सपर्ट टीचर्स कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की सीरीज। हेडलाइन है, पहली हेडलाइन है, वित्त मंत्री ने कहा बजट को लेकर विपक्षी दल फैला रहे भ्रम, हर वर्ग के लिए है बजट। ये बजट आप जानते हैं 1 फरवरी को संसद में पेश किया गया था। उसके बाद से हमने बजट के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को अपने करंट अफेयर के क्लासेस में देखा भी था। अगर आपको न ध्यान हो तो पुराने करंट अफेयर वीडियो को जाइए, उसमें सर्च करिए तो बजट स्पेशल एक चैप्टर था करंट अफेयर का, जिसमें बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को उसमें दर्शाया गया था। तो आज वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है, इसको प्रश्न के रूप में देख रहे हैं। प्रश्न ये है कि भारत का पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया? परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न है यह। इस बार का बजट जो है कोरोना की वजह से पेपरलेस पेश किया गया। पहली बार भारतीय इतिहास में या भारत के पूरे जो है संवैधानिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब बजट को जो है कैसा किया गया हो, पेपरलेस पेश किया गया हो। पेपरलेस कहने का मतलब विद द हेल्प ऑफ ए टैबलेट बजट को पेश किया गया। और इस समय वित्त मंत्री भारतीय कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। तो जाहिर सी बात है यह अधिकार या यह जो है गौरव किसे प्राप्त हुआ पहला पेपरलेस बजट पेश करने का? तो यह गौरव प्राप्त हुआ वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को। बजट के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। आप जानते होंगे कि बजट को संविधान में कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, और यह जो है वार्षिक वित्तीय विवरण संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष जो है सरकार, केंद्र सरकार क्या करेगी, संसद के दोनों सदनों में बजट को पेश करेगी, जिसमें आने वाले वर्ष के खर्चों और अनुमानित आयों को जो है दर्शाया जाएगा, प्लस जनता के लिए जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं उसको भी इस बजट में क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। देखते हैं अगली न्यूज हेडलाइन क्या है और अगला प्रश्न क्या है। हेडलाइन है लोकसभा की कार्रवाई आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। कई महत्वपूर्ण बिल हो सकते हैं पास, ठीक है ना। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है 10 बजे से, 7 बज रहा है, तो उसमें ये चांसेस है कि कई महत्वपूर्ण बिल जो है आज पास हो जाएंगे। भाजपा ने जारी किया व्हिप। आज समझेंगे हम कि व्हिप क्या है, ठीक है ना। लोकसभा, राज्यसभा आप जानते हैं, भारतीय गणतंत्री पैनल को भी आप जानते हैं कि भारत का जो गणतंत्र है वह जो है पूरी व्यवस्था को तीन कंधों पर टांग के चलता है, जिसको आप एक को कहते हैं जो है कार्यपालिका, दूसरे को कहते हैं न्यायपालिका और तीसरे को कहते हैं विधायिका। तो केंद्रीय जो विधायिका है, केंद्रीय विधायिका के जो है उसका जो महत्वपूर्ण अंग है वो है संसद, और संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है ना। प्रश्न महत्वपूर्ण है, संसद किससे मिलकर के बनता है? संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, यह प्रश्न है। वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला जी। वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और वर्तमान समय में वो जानते हैं आप संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, पदेन सभापति। पदेन सभापति का मतलब जो भी उस पद पर बैठा होगा उपराष्ट्रपति के पद पर, वही क्या कहा जाएगा, राज्यसभा का सभापति कहा जाएगा। लेकिन हम आज पढ़ने वाले हैं व्हिप को। व्हिप क्या होता है? दरअसल कुछ वर्षों के पहले आप समझ लीजिए कि लगभग जब से चुनाव प्रारंभ हुआ उसके लगभग 10-20 साल के बाद ही जो है भारतीय राजनीति में एक आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था, ठीक है ना।
आया राम गया राम। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए रामलाल, सुबह इनको देखा गया कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है खेमे में है, पुनः जो है किसी ने पैसे दिए, चले गए किसके खेमे में, चले गए कांग्रेस के खेमे में। रात होते होते पता चली कि जो है ये वोट करने वाले हैं बसपा को। तो इससे जो है राजनीतिक दलों के साथ साथ जो है व्यक्ति की जो है पॉलिटिकल निष्ठा पर भी प्रश्न उठ रहा था, और ये हो रहा था कि व्यक्ति जो है मतलब विचारों पर ना हो करके, विचारों पर खरा ना उतर करके उसके लिए ऑप्शन हो रहा था कि वह जो है बिकने को तैयार हो जाए। उस व्यवस्था से बचने के लिए भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है ना। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसे जो है कहा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या कहा जाता है? एंटी डिफेक्शन लॉ। हिंदी में कहें तो उसको कहा जाता है दल बदल कानून। क्या कहा जाता है? दल बदल कानून। और यह दल बदल कानून कई बातों, कई जो है पार्टी बदलने छोड़ने के संबंध में कई राय जो है देता है। पहला राय ये देता है कि अगर व्हिप के बारे में ही पहला राय देता है। व्हिप क्या है? व्हिप जो है राजनीतिक दल के सदस्य की प्रतिष्ठा और निष्ठा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सपोज कीजिए कि कोई लोकसभा का सदस्य है, यानी सांसद है, ठीक, लोकसभा सदस्य है तो उसका मतलब वो सांसद है, और चुनाव में वह किस पार्टी से जीता है? वह चुनाव में जीता है बीजेपी की पार्टी से, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी की वोट पर जो है वह चुनाव जीता है। अब संविधान के 10वें अनुच्छेद के तहत, 10वें अनुसूची के तहत, संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत भाजपा के पास, यानी किसी भी दल के पास यह जो है संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है कि वह अपने सदस्यों को फोर्स कर सके कि आप जो है हमारी विचारधारा के अनुरूप ही संसद में या कहीं भी हमारी विचारधारा के अनुरूप ही कार्य करेंगे। कहने का मतलब अगर हर पार्टी के पास संविधान की 10वीं अनुसूची एक व्हिप की नियुक्ति का अधिकार देता है। व्हिप का काम यह है कि अगर संसद में वोटिंग शुरू हो गई है किसी मुद्दे पर, ठीक है ना, किसी मुद्दे पर संसद में वोटिंग शुरू हो गई है, तो अगर व्हिप ने कह दिया कि आपको इस मत पर वोट करना है, समझ गए ना, इस पक्ष में वोट करना है, इस पक्ष पर अपना वोट डालना है, तो वो उस कैंडिडेट के लिए जो है महत्वपूर्ण, क्या कह लीजिए, मैंडेटरी हो जाता है उस पर वोट डालना, ठीक है ना। उसको, उस कैंडिडेट को उस पक्ष पर मत डालना क्या हो जाता है? मैंडेटरी हो जाता है। अगर उस कैंडिडेट ने उल्लंघन कर दिया, किसका उल्लंघन कर दिया? व्हिप का उल्लंघन कर दिया, यानी व्हिप ने कहा कि आप इस मुद्दे पर, सपोज कीजिए व्हिप किसका है? व्हिप है बसपा का। बसपा ने व्हिप जारी करके कहा कि अपने सदस्यों से, लोकसभा के सांसदों से व्हिप जारी करके कहा कि आप किसी मुद्दे पर जो है बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे, ठीक ना। आज होने वाले मतदान में आज बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे, तो जो बीएसपी का कैंडिडेट है उसके लिए बीजेपी को वोट करना मैंडेटरी है। अगर वह वोट नहीं करता है, तो बीएसपी के पास यह अधिकार है कि वह जो है क्या करे? तुरंत चुनाव आयोग से शिकायत कर दे, ठीक ना, चुनाव आयोग से शिकायत कर दे और उसकी सदस्यता क्या हो जाए? निरस्त हो जाए, ठीक है ना, उसकी सदस्यता क्या हो जाए? निरस्त हो जाए। यानी व्हिप का उल्लंघन करने पर व्यक्ति की सदस्यता, संसद से सदस्यता या विधानसभा से सदस्यता क्या हो सकती है? ये खत्म हो सकती है। इसलिए किसी भी पार्टी का कोई भी लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य है, वह जो है पार्टी के ही पक्ष में वोट देने पर क्या है? उसको जरूरी है, पार्टी के ही पक्ष में वोट देना उसके लिए क्या है? मैंडेटरी है, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, माहौल कभी कभी ऐसा बन जाता है कि हमारी मेंबरशिप तो जाए कोई दिक्कत नहीं है,
बाद में जो है हम क्या करेंगे, फिर से टिकट लेकर के फिर से हम मेंबर बन जाएंगे, लेकिन वोट क्या करेंगे, वोट उसी पक्ष को देंगे। तो मतलब जिस मुद्दे के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और व्हिप वगैरह का कॉन्सेप्ट आया था, वह भी इस गला काट प्रतियोगिता में, राजनीति की प्रतियोगिता में जो है वह सफल पूरी तरह कम से कम नहीं हुई है। समझ गए? प्रश्न का उत्तर आपको पहले ही बता दिया गया है। वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। आपने क्या समझा? आपने समझा व्हिप को, व्हिप का काम है किसके पक्ष में वोट देना है उसको जारी करना, ठीक है ना। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास जो है व्हिप करने का संवैधानिक अधिकार है। किसके तहत? संविधान की अनुसूची 10वीं के तहत। संविधान की 10वीं अनुसूची को कहा जाता है दल बदल कानून। ये 3 प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। दल बदल कानून का जिक्र कहाँ किया गया है? अगर ये पूछा गया तो आप बताएंगे दल बदल कानून का जिक्र किया गया है संविधान की 10वीं अनुसूची में। चलिए अगली न्यूज देखते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूज ये है कि कोरोना के इलाज में एड ऑन मेडिसिन, ठीक है ना। एड ऑन मेडिसिन का मतलब जो दवाई चल रही है उसके अलावा कोई और दवा जोड़ दी जाए तो उसको क्या बोलेंगे? एड ऑन मेडिसिन के रूप में होम्योपैथिक दवाइयां भी होंगी शामिल। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना का जो इलाज चल रहा है उसमें ज्यादातर जो है आयुर्वेदिक दवाओं को शामिल किया जा रहा है और यह जो है बहुत ही सफल प्रयोग रहा है। अब इसी को देखते हुए जो है यह निर्णय लिया गया कि कोरोना के उपचार में कुछ होम्योपैथिक दवाओं को भी क्या किया जाए? शामिल किया जाए। तो प्रश्न उठता है कि होम्योपैथिक क्या है? होम्योपैथिक का जनक किसे माना जाता है? होम्योपैथिक की शुरुआत किसने की थी? तो आप जान लीजिए कि विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति जो है वह आयुर्वेद की है, ठीक है ना। विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति कौन सी है? आयुर्वेद की है, जिसमें प्रकृति में ही उपलब्ध जड़ी बूटियों से किसी भी रोग का उपचार खोजा जाता है और किया जाता है। उसके बाद यूनानी चिकित्सा पद्धति आई, फिर 18वीं शताब्दी के अंत में, लगभग 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, 18वीं शताब्दी कहने का मतलब आप जब से भी आपको कहा जाए 18वीं शताब्दी तो आप समझेंगे 1700 ईस्वी का ही कोई वर्ष होगा, ठीक है ना। 18वीं शताब्दी का मतलब 1700 वाला जो सन होगा वही माना जाएगा। उसी समय एक जर्मन उनको कह लीजिए वैद्य कह लीजिए, ठीक से डॉक्टर कहना भी ठीक नहीं है, उनका नाम था सैमुअल हेनीमैन। क्या नाम था? सैमुअल हेनीमैन। उन्होंने जो है होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की खोज की, ठीक है ना। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया होम्योपैथिक का जनक किसे माना जाता है? तो होम्योपैथिक का जनक माना जाता है डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन को। होम्योपैथिक का काम क्या है? होम्योपैथिक के इलाज की पद्धति क्या है? तो इसको जान लीजिए कि एक कॉन्सेप्ट है होम्योपैथ में। होम्योपैथ का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आपको जुकाम हो गया। क्या हो गया? जुकाम हो गया, ठीक। तो होम्योपैथ यह खोजता है कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी उपलब्ध चीज है जिसको खाने से भी क्या हो जाए? जुकाम हो जाए, और उस तत्व के उसके एकदम मूलभूत एक्सट्रैक्ट को खोजा जाता है कि किस वजह से इसने, किस एलिमेंट की वजह से जो है यह जुकाम पैदा करता है, उसको जो है आपके दवा में सम्मिलित कर दिया जाता है। यानी कॉन्सेप्ट ये है, लोहे को लोहा काटता है। क्या करता है? लोहे को लोहा काटता है। यह होम्योपैथी का सरल सा कॉन्सेप्ट है। यानी आपको अगर जुकाम हुआ है तो होम्योपैथी क्या सोचेगा? होम्योपैथी क्या प्रिस्क्राइब करेगा कि किस दवा से जुकाम होता है, वही ठीक दवा आपको दे दी जाएगी। तो वो दोनों दवाएं एक दूसरे को क्या कर देंगी? एडवर्स कर देंगी, और इसी पद्धति पर यह काम करता है। हालांकि इस समय की आधुनिक चिकित्सा पद्धति, आधुनिक विज्ञान पद्धति होम्योपैथी को फ्रॉड मानती है, ठीक है ना। आधुनिक चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी को क्या मानती है? फ्रॉड मानती है। वह कहती है कि इसका कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, इसका कोई डायरेक्ट साइंटिफिक परिणाम सामने नहीं आता है। इसलिए आप देखते होंगे कि होम्योपैथी का किसी का इलाज चल रहा है तो 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल इलाज चलता है। मतलब प्रत्यक्ष परिणाम जो है होम्योपैथी से आना संभव नहीं है। यह होम्योपैथी की एक बड़ी कमी है। 4 ऑप्शन दिए हैं। हेनीमैन को आपने जान लिया कि यह होम्योपैथी के जनक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दिया गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज किए थे। पेनिसिलिन आप जानते होंगे।
दो और ऑप्शन है, मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पीरे। ये दोनों जो है रेडियो एक्टिव के क्षेत्र में काफी उन्होंने प्रयोग किया था, रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में। और दोनों पति पत्नी थे, दोनों को एक साथ नोबेल मिला था। यानी कह लीजिए कि यह जो है एक साथ नोबेल पाने वाले व्यक्ति पहले दंपति भी थे, मैडम क्यूरी और उनके पति रॉबर्ट पीरे जी। देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है आंध्र प्रदेश ओडिशा का सीमा विवाद फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, होगी सुनवाई। आज ज्यादातर आप ये जान लीजिए कि भारत के जितने भी राज्य बने हैं, परस्पर हर एक राज्य के बीच, जो भी राज्य हैं, परस्पर हर एक राज्य के बीच सीमा विवाद की स्थिति है कि यह जो है हमारे राज्य का हिस्सा है, यह गांव जो है उनके राज्य का हिस्सा है। इस पर जो है प्रायः मुद्दा उठता रहता है। तो इस समय जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो है, उड़ीसा का सीमा विवाद प्रचलन में है। आप देख रहे होंगे यहाँ बैरिकेडिंग लगी हुई है, जो दर्शाता है क्या, जो दर्शाता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा रेखा को। ठीक ना। मैप में अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा सा देख लें, कम से कम अपने देश के बारे में ही जानते रहे कि कई लोगों को यह भी नहीं पता है उड़ीसा है कहाँ, भारत के पश्चिमी छोर पर है कि भारत के पूर्वी छोर पर है। ठीक है ना। पश्चिम पूरब का भी अंतर नहीं जानते हैं, तो पश्चिम पूरब का अंतर तो आपको पता ही है, आपको बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सी दिशा जो है मैप में पूरब मानी जाती है और कौन सी दिशा पश्चिम मानी जाती है। तो उसका एक सीधा सा सरल सा कॉन्सेप्ट है, मैप जो भी आप खोलिए उसका ऊपर का जो दिशा होता है उसे उत्तर कहा जाता है, नीचे की दिशा को दक्षिण कहा जाता है, दाहिने दिशा को कहते हैं पूरब और बाएं दिशा को क्या कहते हैं, पश्चिम कहते हैं। यानी यह जो है कौन सा तट है, यह भारत का पूर्वी तट है। भारत के बारे में कम से कम आप जानते रहिए कि यह क्या है, भारत का पूर्वी तट है। इधर पर स्थित जितने भी राज्य हैं वो पूर्वी तट पर बसे राज्य हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप परीक्षा में किसी प्रश्न को सही तरीके से कम सोच पाएंगे कि यह पूछा कहाँ से जा रहा है। अगर पूछ लिया जाए कि उड़ीसा भारत के किस तट पर स्थित है, दरअसल आपको पता ही नहीं उड़ीसा है कहाँ। ये देखिए, ये है उड़ीसा की सीमा, इसको ध्यान से देख लीजिए, यह है उड़ीसा और यह कहाँ पड़ता है। यह अगर भारत का ये नक्शा है, भारत के नक्शे के हिसाब से ये कहाँ पड़ेगा, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये क्या है, पूरब है, ये क्या है, पश्चिम है। तो आप बताइए उड़ीसा किस तरफ पड़ रहा है। तो उड़ीसा जो है आप देख रहे हैं कि भारत के पूर्वी तट पर पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है, भारत के पूर्वी तट पर जो है उड़ीसा पड़ रहा है। ठीक है ना। तो ये उड़ीसा और इसी से सटा हुआ एक राज्य है आंध्र प्रदेश, ये दिख रहा होगा, ये है आपका आंध्र प्रदेश। इन दोनों के मध्य जो है खासकर यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है और एक गांव है, कापुटुक करके नाम एक गांव है। उस गांव में जो है आंध्र प्रदेश ने डिसीजन ले लिया कि यहाँ जो है पंचायत चुनाव कराएंगे, प्रधानी चुनाव कराएंगे। अब उड़ीसा सरकार को आपत्ति हो गई, भाई यहाँ प्रधानी चुनाव तो मैं करवाता आया हूँ, आप क्यों करवाएंगे। तो अब इन्हीं दोनों मुद्दे को लेकर के दोनों कहाँ पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट। अब एक और मुद्दा जान लीजिए, महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, जब दो राज्यों के बीच विवाद हो, कहाँ, दो राज्यों के बीच विवाद हो या एक राज्य और किसी केंद्र के बीच, मतलब केंद्र सरकार के बीच विवाद हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद हो, तो ऐसे मसले सिर्फ और सिर्फ कहाँ सुने जाएंगे, ऐसे मसले सिर्फ और सिर्फ सुने जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। जब भी दो राज्यों की बात आए या राज्य सरकार या केंद्र सरकार की बात आए तो उनके बीच कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी विवाद हो, उसका हल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, किसी हाई कोर्ट या किसी उच्च न्यायालय के पास नहीं है। ठीक है ना। आपने उड़ीसा को जान लिया। उड़ीसा में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, उसी पर यह प्रश्न बनाया गया है, पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। चूंकि मैं बता ही दिया हूं कि उड़ीसा में स्थित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, उड़ीसा। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है बहुत ही फेमस है, इसलिए क्योंकि 10वीं शताब्दी के आसपास से ही यह मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना। और इसको जो है गंग वंश के राजा ने बनाया था। किसके, गंग वंश के राजा ने बनाया था। आपने सुना होगा 4 धाम। ठीक। प्रत्येक हिंदू के जीवन काल में यह महत्वपूर्ण है कि वह व्यक्ति कम से कम एक बार चारों धामों तक पहुंच जाए। ठीक है ना। फिर मैं मैप पर ले चलता हूं आपको। चारों धामों का मतलब कम से कम एटलीस्ट वो भारत को जान ले। तो उस धाम में एक जो धाम है वो है पुरी। पुरी कहने का मतलब जगन्नाथ धाम। ठीक है ना। जगन्नाथ धाम कहाँ है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है। तो एक जो अपना चारों धाम का हिस्सा है वो है पुरी। दूसरा कहाँ है,
द्वारिका, तीसरा कहाँ है बद्रीनाथ, चौथा कहाँ है रामेश्वरम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आजकल परीक्षा में पूछा जा रहा है कल्चर सेक्शन के अंतर्गत कि चारों निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थान है जो चारों धामों में सम्मिलित नहीं है। तो ध्यान दीजिए, चार धाम भारत के कौन कौन से हैं, तो चार धाम है, पहला है बद्रीनाथ, दूसरा है द्वारका, द्वारका यहाँ है गुजरात के उसमें, चौथा तीसरा है रामेश्वरम, चौथा क्या है पुरी। मतलब चारों क्या है भारत के चार किनारे पर स्थित है। एक छोटा जो है छोटा चार धाम भी बोला जाता है, छोटा चार धाम पूरा जो है उत्तराखंड में ही स्थित है, ठीक है ना। छोटा चार धाम उत्तराखंड के ही चार स्थान है, उनको छोटा चार धाम कहा जाता है, जिसमें शामिल है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये चार स्थान सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, छोटा चार धाम कहलाते हैं। इस प्रश्न को भी आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आने वाली परीक्षा में पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, यह 10वीं शताब्दी में बना है, बहुत ही फेमस मंदिर है और इसकी स्थापना गंग वंश के शासक ने कराई थी। स्पष्ट पता नहीं है कि किस राजा ने कराई थी, लेकिन वह शासक किसका था, गंग वंश का था। प्रश्न का सही जवाब क्या है, ओडिशा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगली न्यूज क्या है और प्रश्न क्या बनाया गया है। अगली न्यूज है राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे नामित किया गया है। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। मैं आपसे 2 दिन पहले आपको ये बताया था, जब मैं आपको बता रहा था कि राज्यसभा में भावुक हुए पीएम मोदी, इस हेडलाइन से मैंने उस न्यूज की शुरुआत की थी। भावुक इसलिए हुए थे क्योंकि राज्यसभा के जो नेता प्रतिपक्ष थे ये है गुलाम नबी आजाद जी, उनका अंतिम दिन था उस समय, ठीक है ना। गुलाम नबी आजाद वो क्या थे, राज्यसभा में प्रतिपक्ष नेता थे, वो हो गए रिटायर। उनके बाद इस समय भारत की राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो वो है कांग्रेस के श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ठीक है ना। इस समय राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, सही जवाब है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। कहां से हैं, कांग्रेस से हैं। अधीर रंजन चौधरी जी कहां हैं, लोकसभा में नेता विपक्ष है, ठीक ना। नेता विपक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी हैं लोकसभा में। राहुल गांधी जी के बारे में जानते हैं, राहुल गांधी जी कांग्रेस के सांसद हैं, ठीक। चलिए देखते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज क्या है और अगला प्रश्न क्या है। अगली न्यूज है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो न्यूज ये है, समाचार में लिखा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को जो है कुछ लोन देगा। अब लोन का कितना अमाउंट देगा वह जो है आपको याद करना नहीं है, क्योंकि प्रायः लोन देता रहता है भारत, प्रायः जो है लोन देता रहता है, तो आपको जो है खाता नंबर और खाता वगैरह नहीं देखना है। आपसे नहीं पूछा जाएगा भारत को कितना लोन इस महीने में दिया, कितना लोन उस महीने में दिया। ये जानना जरूरी है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ, इसकी स्थापना क्यों की गई थी। तो आप जानते हो कि एक क्षेत्रीय संगठन है ब्रिक्स, जिसके 5 सदस्य देश हैं, जिसमें से एक है ब्राजील, दूसरा है रूस, तीसरा है इंडिया मतलब भारत, चौथा है चीन और पांचवा है यस फॉर साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। इन 5 सदस्य देशों ने पश्चिम की जो वित्तीय संस्थान है, जैसे IMF हो गया, विश्व बैंक हो गया, तो ये जो है पश्चिम के जो वित्तीय संस्थान है, ये इन विकासशील देशों को जो है काफी कम महत्व दे रहे थे। तो ये डिसीजन लिया गया कि क्यों ना जो है एक क्षेत्रीय स्तर का बड़ा सा रीजनल बैंक खोला जाए, जो इन देशों में चल रही विकास परियोजनाओं को क्या करे, सपोर्ट करे। इस उद्देश्य से ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई। किस बैंक की स्थापना की गई, ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई और बाद में इसका नाम बदल करके न्यू डेवलपमेंट बैंक रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय जो है संघाई में है, नोट कर लीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, संघाई में है। पहले इसे क्या कहा जाता था, पहले इसे कहा जाता था ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। मनीला ऑप्शन में है, मनीला जो है एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यह भी जो है एशिया का बड़ा सा बैंक है जो रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है सपोर्ट करता है। एशियाई विकास बैंक, नाम क्या है, एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, मनीला में। मनीला फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है ना। मनीला कहाँ है, फिलीपींस की राजधानी है। वाशिंगटन DC ऑप्शन में है, वाशिंगटन DC में IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह का मुख्यालय है, ठीक है ना। इस प्रश्न के साथ हम आज के इस न्यूज सीरीज को खत्म करेंगे। अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। UPSI का KGF बैच चल रहा है धुआंधार तरीके से। शानदार एक्सपर्ट टीचर साहब की लगातार क्लासेस ले रहे हैं। आपका प्ले स्टोर पर नीचे लिंक दिया गया है कमेंट सेक्शन में, उससे प्ले स्टोर पर कोचिंग जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए और शानदार तरीके से धुआंधार पढ़ाई कीजिए।
आज के इस सत्र को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।